लेक्चर नंबर 6 इसमें हम मौर्य काल पढ़ेंगे। और इसमें हम मौर्य काल में क्या क्या पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे मौर्य काल में, और इसमें साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे मौर्य काल में। और हम फिर मौर्यकालीन समाज पढ़ेंगे, मौर्यकालीन राजनीति पढ़ेंगे, और फिर हम मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। और फिर मौर्यकाल का पतन हम पढ़ेंगे, मौर्यकालीन कला के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्यकालीन कला के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मौर्यकाल कला के बाद कला में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, इसको थोड़ा सा देखेंगे। और फिर क्या होगा, फिर मौर्योत्तर कला, मौर्य उत्तर कला मतलब मौर्यों के बाद की जो कला है उसमें थोड़ा सा एक झलक डालने की कोशिश करेंगे। इस बीच कुछ राजवंशों का परिचय देखेंगे ABC फॉर्मेट में, विंध्य से उत्तर की ओर, नर्मदा से दक्षिण की ओर, और कृष्णा नदी का दक्षिण सिरे की ओर हम ये सब देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम मौर्योत्तर काल में अर्थव्यवस्था देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आ गया था। और फिर वही सेम और उत्तरकालीन समाज के बारे में देखेंगे हम। और फिर मौर्योत्तरकालीन कला के बारे में देखेंगे, स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला आदि आदि के बारे में देखेंगे। ये सब चीज़। फिर हम गुप्त काल में आ जाएंगे, और गुप्त काल में हम क्या देखेंगे, गुप्तकालीन राजनीति देखेंगे, और गुप्त प्रशासन देखेंगे, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हम देखेंगे, गुप्तकालीन समाज के बारे में देखेंगे, गुप्तकालीन कला के बारे में देखेंगे हम। और कला में चित्रकला देखेंगे, मूर्ति कला देखेंगे, गुप्तकालीन धर्म देखेंगे, गुप्तकालीन साहित्य देखेंगे हम। गुप्तकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है ये हम देखेंगे। और फिर ये पूर्व मध्यकाल आ जाएगा। पूर्व मध्यकाल अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इसमें हम क्या देखें और क्या देखना चाहिए हमको। ये जैसे मौर्य काल है, अब इसमें पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत देगी। पुरातात्विक स्रोतों पे समझिए भैया, पुरातत्व क्या है, ठोस आधार पर लेख अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख वर्गीकरण यहाँ अशोक पूर्व, अशोककालीन, अशोक पश्चात, 3 प्रकार के अभिलेख, इसको समझ लीजिएगा। अशोक पूर्व, अशोककालीन, अशोक पश्चात। अब इसमें हम अशोककालीन देख लें थोड़ा सा। ये भी 3 भागों में वर्गीकृत है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख के बारे में थोड़ा सा देख लो, इसका भी वर्गीकरण है लेकिन उस पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं करेंगे। इनमें क्या आदेश हैं देखिए शिलालेखों, पशु हत्या पर प्रतिबंध की जानकारी, पूर्णता नहीं, लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्गीकरण है, ऐसा देखिए इनके अभिलेखों से मिल रहा है। 5वें आदेश में धम्म महामात्र अधिकारी का उल्लेख है। मैं कहीं भी रहूं प्रजा के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराई जाए, क्या बात है। तो अशोककालीन अभिलेख में हमने देखा शिलालेख, और उसमें भी थोड़े आदेशों के बारे में पढ़ा हमने। अब दूसरे नंबर पर स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ। अशोक काल में ही जो अभिलेख हैं उसमें स्तंभ लेखों के बारे में वर्गीकरण, जो स्तंभ लेख है उसके बारे में देखिए। इनमें श्रृंखलाबद्ध आदेश हैं आदि आदि। इसमें देखिए साची, सारनाथ, बौद्ध संघ से फूट डालने वालों को चेतावनी, बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी आदि आदि, ये सब चीज़ हैं इसमें।
ये कहाँ है भाई स्तंभ लेक? दिल्ली टोपरा से, दिल्ली मेरठ से, ये टोपरा से दिल्ली गया है एक, मेरठ से दिल्ली गया है एक, 3 बिहार में है। लौरिया, आराम साहा, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरबा, ये सब बिहार में है। इस श्रृंखलाबद्ध लिखे हुए हैं। 6 स्तंभों से 7 आदेश की जानकारी नहीं मिलती। 6 स्तंभ से 7 आदेशों की जानकारी नहीं मिलती। सही है। चलिए अब थोड़ा गुहा लेख देख लेते हैं। ये क्या है? गया के बराबर पहाड़ियों में, नागार्जुन पहाड़ियों में, ये यहाँ पर है। पहाड़ियों में लिखे, गुफाओं में लिखे। सामान्य जानकारी इनमें क्या है? अशोक के अधिकांशतः अभिलेख प्राकृतिक एवं पाली भाषा में लिखे गए, प्राकृतिक एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सहवाजगढ़ी, मानसेरा, खरोष्टी लिपि में है। सहवाजगढ़, मानसेरा, खरोष्टी लिपि में सर्वप्रथम। ये ज़्यादा ना पढ़ो इसमें। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में देखिए। इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मैगनीज की इंडिकस है, इस बारे में देखिए। अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा देखिए। राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन सभी मौर्यकालीन राजा का वर्णन नहीं है इसमें। राज्य व्यवस्था पर चाणक्य का दृष्टिकोण है और कुछ नहीं। और किसी भी देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सेना तथा कुशल गुप्तचरी प्रणाली अनिवार्य है। अर्थशास्त्र में ऐसा लिखा है। कुशल गुप्तचरी, मजबूत सेना, कुशल गुप्तचरी, ये सब चीज। मौर्यकालीन, इसमें थोड़ा सा अन्य स्रोत भी हैं कुछ। विशाखदत्त मुद्रा, अक्षक, हेमचंद्र के परिशिष्ट वर्मन आदि आदि। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में साहित्यिक स्रोत के बाद हम अर्थव्यवस्था के बारे में देख रहे हैं। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण था भाई। आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था ऐसी, आर्थिक नियंत्रण ये बहुत जरूरी है। राज्य अर्थव्यवस्था थी। कृषि क्षेत्र में राजकीय भूमि पर नियंत्रण के लिए सीताक्षयण अधिकारी, राज्य भूमि पर नियंत्रण के लिए सीता अक्षय यक्ष अधिकारी, राज्य द्वारा सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था। तो अच्छा है भाई, सिंचाई प्रणाली इसमें लागू हो रही है। आप समझिए, सिंचाई प्रणाली इसमें लागू हो रही है। आदि आदि, ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं अर्थव्यवस्था में। राजनीतिक स्थिरता थी, विशाल प्रशासनिक ढांचा था, शिल्प एवं व्यापार का विकास हुआ, जैसे कारणों से इस काल में शहरीकरण का भी विकास हुआ। शहरीकरण हुआ। राजनीतिक स्थिरता, विशाल प्रशासनिक ढांचा और शिल्प तथा व्यापार का विकास के कारणों से आदि इसमें शहरीकरण का विकास हुआ। अब देखो मौर्यकालीन समाज के बारे में देखो। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, छुआछूत, दास प्रथा मजबूत थी, बौद्ध काल की ही तरह थी। इसमें कोई इसमें बात अलग नहीं है। अब थोड़ा सा मौर्यकालीन राजनीति के बारे में देखेंगे। देखिए, वंशावली देखेंगे, प्रशासन देखेंगे, पतन देखेंगे। तो वंशावली में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 BC ये संस्थापक था। कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। सिकंदर जाने के बाद सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम में विजय, फिर मगध पर विजय। पहले इसने उत्तर पश्चिम में विजय की सिकंदर के जाने के बाद, फिर इसने मगध पर विजय की। ठीक है। 305 में सेल्यूकस को हराया। ये सब चीज देख लीजिएगा। फिर 200, फिर बिंदुसार आता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, 298 से 273 BC। अजीबक संप्रदाय का अनुयायी है ये। सीरिया राजदूत डाइमिकस ने भारत की यात्रा की, इतना ध्यान। फिर अशोक, भाई अशोक के बारे में पढ़ने का बनता है थोड़ा। प्रजा कल्याण के लिए तत्परता, प्रजा को पुत्र की तरह समझा, प्रजा से मुखातिब होने के लिए धम्म यात्रा पर निकला, अधिकारियों को प्रजा को न सताने का आदेश दिया। ये अशोक के बारे में पढ़ने का है, ना सताने का। श्लोक कल्याणकारी
लोग समाज कल्याण के लिए कदम, वृक्षारोपण, विश्रामालय, पशु तथा मानव चिकित्सा के प्रमाण हैं भैया इनके लिए। राजनीति हो गई, ठीक है, वंशावली हो गई ना राजनीति में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन कैसा था। केंद्रीय प्रशासन सबसे व्यवस्थित प्रशासन था, ये पहला सबसे व्यवस्थित प्रशासन। राजा सर्वोपरि, केंद्र बिंदु, वंशानुगत राजतंत्र था। प्रथम श्रेणी के अधिकारी महामात्र, अमात्र, तीर्थ, समाहार्थ ये कर जुटाने के लिए था। सन्निधत्ता, कोषाध्यक्ष, ये कोषाध्यक्ष था। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी देखिए, उसमें महामात्र पे ध्यान दें, थोड़ा सा समाहात्र पे ध्यान दें, बाकी हमें इसमें फंसना नहीं है, फैक्चुअल चीज़ों में कंसेप्ट डेवलप करना है। द्वितीय श्रेणी के अधिकारी सीताक्ष, राजकीय भूमि का वो करने के लिए। कोषाध्यक्ष था, और आदि भी व्यक्ति थे, इसमें सब अध्यक्ष के नाम पे थे। लक्षणाध्यक्ष आदि, धातु गुणवत्ता की जांच करने वाला। अब राजस्व प्रशासन के बारे में देखिएगा। मौर्य काल में सार्वजनिक अधिकारी थे, ये बात समझ लीजिएगा भैया। प्राचीन काल में राजस्व प्रशासन, प्राचीन काल में सार्वजनिक करों की संख्या मालूम पड़ती है। सार्वजनिक करों की संख्या मालूम, प्राचीन काल में सार्वजनिक करों की संख्या मालूम पड़ती है। यहाँ पर भाग ये भू राजस्व कर था, प्रण ये आपात कर था, खनन, वन, नमक आदि पर राज्य का एक अधिकार। अब न्याय के बारे में देखिए, कौटिल्य ने दीवानी एवं फौजदारी मामलों के लिए क्रमशः धर्म अस्थायी तथा कंठक शोधन न्यायालयों का उल्लेख किया है। सैन्य ढांचा इतना थोड़ा नहीं देखेंगे। प्रशासनिक विभाजन देखो थोड़ा, प्रांत, मंडल, जिला, स्थानीय, द्रोण, संग्रहण, हर्बिक, ग्राम। सबसे ऊपर प्रांत, फिर मंडल, फिर जिला। जिला 1600 गांव का हुआ करता था, जिला 1600 गांव का, स्थानीय 800 गांव का, द्रोणमुख 400 गांव का, संग्रहण 200 गांव का, और हर्बिक 100 गांव का, ग्राम 1 गांव का। मैग्नेस्तीस ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की 6 समितियों का उल्लेख किया है। 1 2 3 4 5 6 समितियों का उल्लेख किया है, याद हो रहे हैं। अब मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। अयोग्य अधिकारी, समकालीन परिस्थितियों में एक केंद्र से शासन करना बड़ी चुनौती थी भाई, एक केंद्र से शासन करना बड़ी चुनौती। भौगोलिक सांस्कृतिक विविधता के कारण विघटनकारी शक्तियां गतिशील, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण अधिक केंद्रीकरण और अधिकारियों के दुर्व्यवहार से लोगों में असंतोष, केंद्रीकरण से ज़्यादा दूर तक शासन नहीं, अधिकारियों के दुर्व्यवहार से लोग असंतोष। अब भाई इसमें मौर्यकालीन कला देख लेंगे हम थोड़ा सा, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ठीक है। अब स्थापत्य कला में स्तूप तथा स्तंभ है। अब स्तंभ के बारे में देखिए थोड़ा सा। किसी भी कला के विकास में कई कारकों का महत्व योगदान है, जैसे राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, शासक अभिरुचि, कला से प्रभावित करने वाले कारक, धर्म, दर्शन, कारीगरी, तकनीकी आदि। अब स्तंभ के बारे में देखो थोड़ा भैया, तो राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, ये सब बहुत ध्यान देने वाली बात है। स्तंभ, अशोक के शासनकाल में पत्थरों से निर्मित स्तंभों के साक्ष्य मिलते हैं। पत्थरों से निर्मित स्तंभ 2 प्रकार के थे, स्तंभ, स्वतंत्र स्तंभ और इमारतों स्मारकों पर बने स्तंभ, ठीक है। स्तंभ 2 प्रकार के थे, इमारतों पर बने, स्वतंत्र और बने हुए, ठीक है। थोड़ी विशेषता देखिए, 40 से 50 फुट लंबाई, एकाश्म पत्थर से निर्मित, और बस इतना ही देखना है, और आगे इसमें विशेषता हम पढ़ेंगे, फंसना नहीं है ज़्यादा। मूर्तिकला अवश्य देखेंगे, राजकीय तथा लोक मूर्तिकला के बारे में थोड़ा देखेंगे। मौर्यकालीन कला हम देख रहे थे। देखिए अब भाई स्तंभ हम पढ़ते चले आ रहे हैं, 2 प्रकार के स्तंभ में, स्वतंत्र और इमारतों पर। अब ईरानी स्तंभों से यहाँ तुलना की गई है। ईरानी स्तंभ एकाश्म न होकर कई खंडों में बटा हुआ था। शीर्ष पर मानव की मूर्तियां थी। ईरानी स्तंभ इमारतों
इमारतों का एक अंग था, ना कि स्वतंत्र। इमारतों का अंग था भैया वो, और उस पर मौर्य की तरह चमकीली पॉलिश भी दिखाई नहीं पड़ती। चमकीली पॉलिश नहीं थी, इस पर पॉलिश थी। ये सब अंतर देख लीजिए। अब स्तंभ के बाद स्तूप आना स्वाभाविक है। अब स्तूप के बारे में थोड़ा देख लो। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। ऋग्वेद में स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है। चिता संबंधी। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध से पूर्व भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के अवशेषों को मिट्टी में ढककर रखने की परंपरा थी। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब स्तूप संरचना थोड़ा सा फैक्चुअल है, चीज़ें ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, हम ये पर देख लेंगे। इसमें मेदी है जो इस तरीके से है, और हर्मिका जो चारों ओर की रोलिंग है, ऊपर हर्मिका है, छत्र है, पवित्र आदि सब चीज़ें देखेंगे। अब स्तूप वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। अब बिहार के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। निवास स्थल या रहने की जगह है। ये बौद्ध, जैन और आजीवक तथा ब्राह्मण संप्रदाय से संबंधित हैं। साधु संत भिक्षुकों आदि के निवास के रूप में बिहार का प्रयोग होता था। दो प्रकार के थे, गुफा विहार तथा संरचनात्मक विहार। अब मौर्यकालीन बिहार है, नहीं देखेंगे भाई, निवास स्थान है, बस इतना पता। मूर्ति कला के बारे में देखिए। राजकीय मूर्ति कला और लोक मूर्ति कला है। मौर्य काल में राज्य के द्वारा भी मूर्तिकला के संरक्षण प्रदान किया गया। राजकीय मूर्तियों के साक्ष्य अशोककालीन शिलालेखों पर एवं स्तूपों से प्राप्त होते हैं। राजकीय मूर्तियों के साक्ष्य अशोककालीन शिलालेखों एवं स्तंभों से प्राप्त होते हैं। अच्छा, तो शिलालेख तथा स्तंभों पर मूर्तियां बननी है, राजकीय मूर्तियां। अब देखिए, सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की मूर्ति। सारनाथ के सिंह, सारनाथ में जो वो है उसमें 4 सिंहों की मूर्ति। रामप्रभा में शीर्ष पर 2 बैलों की मूर्ति। सांची लोरिया नंदनगढ़ में सिंह मूर्तियाँ। तो भैया ये स्तंभ तथा शिलालेखों पर मिल रही हैं। सामान्य विशेषता देखिए, अत्यंत सजीव एवं जीवंत। सजीव एवं जीवंत हैं, सजीव एवं जीवंत, जो आज भी दिखाई पड़ती हैं। इन मूर्तियों के निर्माण में शारीरिक अनुपात, सौंदर्य, अलंकरण विशेष ध्यान दिया गया। देखिए, ये जानने का है। निर्माण में शारीरिक अनुपात, सौंदर्य और अलंकरण विशेष ध्यान दिया गया है। हाँ, शारीरिक अनुपात, सौंदर्य तथा अलंकरण विशेष ध्यान दिया गया है। ये कहाँ कहाँ पर है? विदिशा, पटना, मथुरा इत्यादि जगह की जानकारी मिलती है इसमें, आदि जगह। पत्थर से मूर्तियों के साथ साथ मौर्यकालीन मिट्टी मूर्ति भी साक्ष्य बड़ी मात्रा में मिलती है। पत्थर तथा मिट्टी दोनों से बनती है। अब इस बीच देखेंगे बेटा, हम मौर्यकालीन कला में थोड़ा राज्य परिचय हम थोड़ा देख लेते हैं। विंध्य से उत्तर की ओर जो विंध्याचल, उसमें देखो देसी विदेशी राज्यों के बारे में है। देसी तथा विदेशी राज्यों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर ये आ रहा है। ये रह रहा है कि यहाँ पर मूर्तिकला हम जो पढ़ रहे हैं, इस स्तूप, चैत्य विहार, मूर्तिकला। अब मूर्तिकला में जो हम पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा चैत्य नहीं पढ़ के आए थे, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन चैत्य देख लेंगे। अब इसमें मूर्तिकला में गंधार, मथुरा एवं अमरावती, ये मौर्योत्तर काल में, और इसी बीच में कुछ हमारे राज्य परिचय भी कुछ हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में, उत्तर काल में थोड़ा राज्य परिचय भी इसमें है, जाने दो थोड़ा, कोई नहीं। विंध्य से उत्तर विदेशी राज्य तथा देसी राज्य। अब विदेशी राज्य कौन थे? इंडो ग्रीक, इनको हिंदू बोला गया। फिर शक, फिर पार्थियन, कुषाण। अब देसी सुंग, कंडप, चेदी। ये भाई विंध्य से उत्तर की ओर है। अब नर्मदा दक्षिण की ओर सातवाहन कहाँ कहाँ है? ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी कर्नाटक में। ये 2 भागों में वाकाटक तथा इक्ष्वाकु वंश के। अब सी देखिए, कृष्णा नदी का दक्षिण, कृष्णा नदी के दक्षिण में चेर, पांड्य, चोल, चेर, चोल, पांड्य, ये सब देखिएगा। अब वो विदेशी में इंडो ग्रीक, सक, पार्सियन हो गई, ये सब चीज हो गई। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मौर्य काल के अंतिम चरणों में उत्तर पश्चिम से सर्वप्रथम हिंदू यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। हिंदू यूनानी,
ने भारत पर आक्रमण किया? मिनांडर मिलिंद प्रसन्न पुस्तक का संबंध। हिंदू यूनानी आक्रमण ने सर्वप्रथम आक्रमण किया 165 बीसी से 145 बीसी। ये मिलिंद पुस्तक है। छोड़ो। एंटियोकस ने हेलियोड नामक दूत को शुंग राजा के दरबार में भेजा। शुंग राजा के दरबार में भेजा। शुंग राजा के दरबार में। छोड़िए। तथा विदेशों से एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। तथा विदेश में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। छोड़िए। अब थोड़ा शकों के बारे में देखते हैं। शक जो एक विदेशी राज्य है। फर्स्ट बीसी से थर्ड एडी तक है। मध्य एशिया की एक जनजाति भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफगानिस्तान में शकों में 5 शाखाओं ने शासन किया। भारतीय उपमहाद्वीप तथा अफगानिस्तान में शकों की 5 शाखाओं ने शासन किया, जिसमें 5वीं शकों की सबसे लंबे समय तक शासन रहा। पश्चिमी शकों का सबसे लंबे समय तक शासन रहा। रुद्रमा इसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। ज्यादा फंसेंगे नहीं इसमें। अब थोड़ा पर्सियन के बारे में देखेंगे। ये मूलतः ईरान के शासक थे। बस इतना ही देखेंगे। कुषाण फर्स्ट एडी से लेके थर्ड एडी तक है कुषाण। मध्य एशिया की एक जनजाति है। ज्यादा नहीं देखेंगे। मोची तोरोखाबी भी कहते हैं। ठीक है, छोड़िए, आगे देखेंगे। और अब थोड़ा मूर्ति कला पर ध्यान देना है। अब थोड़ा देसी राज्य सुंग वंश है, सातवाहन है। ठीक है, तो सुंग वंश के बारे में देखिए। अंतिम मौर्य शासन। ठीक है, बृहदत्त की हत्या। बृहदत्त की अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या मौर्य सेनापति पिसमुत्र शुंग ने की थी। बृहदत्त था अशोक वाला, पिसमुत्र शुंग ने उसकी हत्या की। शुंग ने उसकी हत्या कर दी। शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के काल में महाभाष्य पतंजलि एवं मनुस्मृति की रचना हुई। महाभाष्य पतंजलि ने। बस इतने ही देखेंगे इसमें। अब चेदी राजवंश है भैया, ये भी देसी है। कलिंग क्षेत्र के में शासक, लोकप्रिय शासक खारवेल। ये खारवेल इसमें लोकप्रिय है। ठीक है, अब देसी राज्यों में थोड़ा देखिए। हाँ, देसी चल रहे हैं। अब दक्षिण में, तब ये नर्मदा के दक्षिण में सातवाहन, ये सेकंड बीसी से थर्ड एडी ही चल रहे हैं। सेकंड बीसी से थर्ड एडी ही चल रहे हैं। संस्थापक सिमुक था। वास्तविक संस्थापक श्री सातकर्णी था। सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था, ये नो डाउट। सातवाहन के प्रशासन पर मौर्य काल का तथा सैन्य तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। मौर्य प्रशासन तथा सैन्य तत्वों का अधिक प्रभाव पड़ता है। सातवाहन संबंध ब्राह्मण वर्ण से था। अब देसी राज्य ही चल रहे ना हमारे। ठीक है, अब सुदूर दक्षिण में, कृष्ण नदी के दक्षिण में देखेंगे। वो नर्मदा के दक्षिण में, ये सुदूर दक्षिण में नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण के पश्चात, ओ माय गॉड, नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण के पश्चात 11 बीसी के आसपास महापाषाण मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। महापाषाण तथा मेगालिथ संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। और ये पत्थरों से डेड बॉडी को ढकना, लोहे का प्रयोग, इन संस्कृति विशेषता देखिए। लोहे का प्रयोग, काले एवं लाल बर्तन का प्रयोग तथा कब्र को बड़े बड़े पत्थरों से ढकना। महापाषाण काल से ही सुदूर दक्षिण में शिव की पूजा, महापाषाण काल से शिव की पूजा से संबंधित कुछ प्रमाण मिलते हैं, जैसे लिंग, योनि एवं त्रिशूल के साक्ष्य। अब थोड़ा चोल देख लीजिए भैया। चोल हैं ये, कुछ शहर हैं चोल के। उरियार, कपड़ारंगाई, कावेरीपट्टनम आदि है। अरिक्कारेडु, रोमन बस्ती का साक्ष्य मिलता है यहाँ पर। अब मौर्य उत्तर काल में अर्थव्यवस्था देख रहे हैं हम। अर्थव्यवस्था मौर्य उत्तर काल में आ रहे हैं हम। ये मौर्य उत्तर काल चल रहा है ये।
मौर्योत्तर द्वितीय शहरीकरण के चरम उत्कर्ष का काल माना गया। द्वितीय शहरीकरण के चरम उत्कर्ष का काल माना गया है। अब देखिए शहरीकरण के चरम उत्कर्ष, शहरीकरण चरम उत्कर्ष, शहरीकरण चरम उत्कर्ष, ये सब जाना है। अब देखिए जैसे मदुरा, उरई, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भाड़ोच, उज्जैन, मथुरा, पेशावर आदि शहर इसमें का हुआ। निम्नलिखित कारणों से शहरीकरण को गति प्रदान की। कृषि प्लस शिल्प अधिशेष, विकसित आंतरिक सुदूर व्यापार। कृषि प्लस शिल्प अधिशेष, कृषि थी, शिल्प अधिशेष थे, विकसित आंतरिक सुदूर व्यापार थे। अब मौर्यकालीन समाज के बारे में देखेंगे भैया, तो इसमें शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। समाज देखिए पूर्ववर्ती काल की तरह इस काल में भी सामाजिक संरचना का आधार जाति व्यवस्था ही थी, बिल्कुल जाति व्यवस्था थी। कुछ पढ़ लेंगे। सातवाहन शासकों को भी वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बस वर्ण व्यवस्था के साथ जाति का प्रचलन, जाति प्रथा और जातियों की संख्या में वृद्धि के साक्ष्य, जाति प्रथा जाति के साक्ष्य मिलते हैं। इस काल में छुआछूत दास प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं, खूब है भैया छुआछूत दास प्रथा। बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय दशा, शिक्षा से वंचित रखना महिलाओं को, ये सब हैं कुरीतियां प्रचलित थीं। और उत्तरकालीन कला, स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला। स्थापत्य में वही स्तूप बन रहे हैं। सातवाहन काल में शुंग काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में। अब चैत्य देखिए, अब चैत्य के बारे में थोड़ा यहाँ देख लेंगे। बौद्धों के पूजा गृह को चैत्य कहते हैं। चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, ठीक है, थोड़ा ये है। तो चैत्य देख ले, सातवाहन शासकों के संरक्षण में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश बड़ी संख्या में चैत्य बनाए, सातवाहन शासकों ने बनवाए थे ये। इतना ही देखेंगे। सी इसमें बिहार स्थापत्य, बिहार स्थापत्य मौर्य काल की तरह मौर्योत्तर काल में भी गुफा बिहार स्थापत्य की परंपरा जारी। अब भाई मूर्तिकला देखने का है यहाँ पर, गंधार और मथुरा, अमरावती। थोड़ा गंधार के बारे में प्रश्न हुए। आर्थिक दृष्टिकोण से गंधार विभिन्न व्यापारिक मार्गों से गुजर रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण, विभिन्न व्यापारिक मार्ग, ये उत्तर पथ एवं रेशम मार्ग पर स्थित है। रेशम मार्ग पर भी स्थित है एवं उत्तर पथ पर भी स्थित है। ये भौगोलिक दृष्टि से गंधार कई संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है। तो ये उत्तर पथ तथा रेशम मार्ग पर भौगोलिक कई संस्कृतियों का मिलन स्थल है ये भैया। जैसे पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, चीन एवं भारतीय भूभाग से घिरा हुआ था। लंबे समय तक इस क्षेत्र पर हिंदू यूनानियों का भी शासन रहा। हिंदू यूनानियों ने यहाँ पर शासन किया, यूनान के लोगों ने। राजनीतिक दृष्टिकोण से कुषाण के काल में यह अत्यधिक स्थिर क्षेत्र था। कुषाणों के समय ये अत्यधिक स्थिर, कुषाण के समय अत्यधिक स्थिर। बस भाई मूर्तिकला पर ध्यान दो। प्रमुख केंद्र तक्षशिला, कपिसाहा, बमियान, गंधार इत्यादि संरक्षण जो थे कुषाण शासक थे। निर्माण सामग्री में भूरे तथा काले पत्थर, भूरे भी काले भी, चूने पत्थर तथा मिट्टी का प्रयोग। भूरे भी काले भी, चूने के भी, मिट्टी के भी। विषय क्या था? बुद्ध, बोधिसत्व, ईरानी यूनानी देवी देवता, ईरानी यूनानी देवी देवता। विशेषताएं, बुद्ध की मूर्तियां खड़ी एवं बैठी अवस्था में प्राप्त हुई। बुद्ध की मूर्तियां भैया खड़ी तथा बैठी अवस्था में प्राप्त हुई। बुद्ध की मूर्तियां खड़ी तथा बैठी अवस्था में प्राप्त हुई। बुद्ध की मूर्तियां खड़ी तथा बैठी अवस्था में प्राप्त हुई। साथ ही इन मूर्तियों में बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को दिखाया गया है। अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, अंजलि मुद्रा। बुद्ध की खड़ी तथा बैठी मूर्तियों के बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया। मथुरा कला के बारे में देखिए। आर्थिक दृष्टिकोण से मौर्य एवं मौर्योत्तर दोनों काल में मथुरा आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। तो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। उत्तर पथ पर स्थित होने के कारण, दक्षिण पथ से जुड़ा होने के कारण
ये अच्छा उत्तर पथ पर स्थित है। ये एक उत्तर पथ, एक पथ है वहां से जुड़ा हुआ है, दक्षिण पथ पर स्थित मौर्य। तो यहाँ पर उत्तर पथ और दक्षिण पथ पर थोड़ा ध्यान देंगे। विशेषताएं देखिए इसमें, ये कुषाणों के संरक्षण, मथुरा का आर्थिक एवं कला केंद्र के रूप में और अधिक विकास हुआ। विशेषताएं, बौद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां हैं, अपेक्षाकृत आदर्शवादी तरीके से बनाया गया है। जैन तीर्थकरों की मूर्तियां कथ्योत सर्ग की मुद्रा तथा वृक्ष पर श्री बस आकृति। दैट्स फाइन। अमरावती देख ले थोड़ा सा। मूर्ति कला में अमरावती व्यापारिक मूर्ति, मौर्य काल में अमरावती व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था, व्यापारिक मार्ग पर था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। सातवाहन इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में इसका महत्व बना रहा। इक्ष्वाकु शासकों के संरक्षण में भी इसका महत्व बना रहा। बुद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय ने अमरावती कला को प्रभावित किया, दोनों हीनायन तथा महान। हीनायन तथा महान केंद्र देख लो भैया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अमरावती दोनों संप्रदाय हीनायन तथा महान। केंद्र अमरावती नागार्जुन कोंडा सक्षम संरक्षण सातवाहन प्लस इक्ष्वाकु सामग्री मुख्यतः संगमरमर। विषय बुद्ध तथा बोधिसत्व, बुद्ध तथा बोधिसत्व हर जगह, जैसे उधर ऊपर था कंधार में बुद्ध तथा आम जीवन से संबंधित मूर्तियां भी इसमें मिलती हैं। अब गुप्त काल में नहीं पढ़ेंगे, अब मौर्य खाली बहुत है।